नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लेके आए हैं अपना कल भारत के भूगोल का अगला पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कल भारत को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। जिसमें से पढ़ा कि 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया: उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग एवं तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। जिसमें हमने कहा था, बताया था आपको कि किसी किसी बुक में आपको 6 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, क्योंकि उत्तर का जो मैदानी भाग है उसी से एक भाग अलग करके मरुस्थलीय भाग में परिवर्तित कर दिया जाता है और तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह को अलग अलग कर दिया जाता है। तो जिससे वो 4 की जगह 6 नजर आते हैं। लेकिन जब भी आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मुख्य रूप से भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कल हम सब इसका सबसे पहला भाग उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि हिमालय को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया, लेकिन उसमें विद्वानों में मतभेद हो गया। और मतभेद होने की वजह से कुछ विद्वानों का मानना यह था कि हिमालय मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, और कुछ विद्वानों का मानना यह था कि हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। मतभेद की वजह क्या थी कि जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय था, उसमें किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं पाए गए। दूसरी चीज, दोनों की चट्टानों में भी अंतर, यानी भूगर्भिक जो चट्टानें थी, दोनों की चट्टानों में भी अंतर था। और निर्माण काल में के बीच में भी लगभग 2 से 3 करोड़ साल का फर्क था। यानी वो 3 करोड़ साल पहले बन चुका था, यानी वो 13 से 14 करोड़ साल पहले बना। और जो हिमालय बनना स्टार्ट हुआ, जो बाकी के 3 भाग थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन 3 भागों का बनने का समय अलग था। लेकिन इन तीनों भागों की चट्टानों में क्या थी? एक समानता थी। लेकिन जो ट्रांस हिमालय था उसमें एक समानता नहीं थी। तो कल हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय को हमने पढ़ा कि ट्रांस हिमालय के अंदर भी 3 पाई जाती हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि पीर पंजाल श्रेणी भी उसी में आती है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि पीर पंजाल श्रेणी का पार हिमालय या ट्रांस हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी है वो लघु हिमालय का हिस्सा है। चलिए आज हम फिर से देखते हैं उसी चैप्टर को आगे सेकेंड में। कि सबसे पहले हमने देखा था कि क्या था? ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय, इसी को हमने कहा था पार हिमालय। एक ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसके 4 भाग बनने, 3 भाग बने थे, सॉरी। पहला बना था काराकोरम, दूसरा बना था लद्दाख और तीसरा बना था जास्कर। कुछ विद्वानों का मानना है कि पीर पंजाल श्रेणी भी इन्हीं का हिस्सा है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि पीर पंजाल इसका हिस्सा नहीं है। इन्हीं के बीच में आती है कैलाश श्रेणी। कैलाश, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि या तो इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, या तो इनको पूरब से, तो उत्तर से दक्षिण, या तो इनको दक्षिण से उत्तर क्रम में एक क्रम में लगाइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल की जगह जगह कभी कैलाश दे देता है और कभी पीर पंजाल, तो इस पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपके लिए एक विशेष सूचना कि जो आपका टीजीटी का एग्जाम जो 14-15 जो इसमें होने वाला था, 14 और 15 जस्ट अभी मई में 15 दिन बाद, उसकी डेट बदल चुकी है और वो डेट हो गई, नई डेट आ चुकी है उसकी 21 और 22 जुलाई। सरकार ने, आयोग ने उसको पोस्टपोन कर दिया है। जबकि पीजीटी वाला यानी प्रवक्ता वर्ग का जो पेपर है वो अपनी ही डेट पर होने वाला है, लेकिन जो आपका टीजीटी का पेपर था यानी सहायक अध्यापक वाला जो पेपर था, उसकी तिथि परिवर्तित हो चुकी है। तो आपको पढ़ने के लिए और 2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल चुका है, तो तैयारी अपनी और तेजी से चालू कर दीजिए, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पढ़ चुके थे कल ही। ट्रांस हिमालय के बाद हमें पढ़ना था आज, ट्रांस हिमालय के बाद आज हमें पढ़ना है महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, महान हिमालय देखा जाए तो ये श्रेणियों में औसत ऊंचाई लगभग 6000 या 6100 किलोमीटर, दोनों किताबों में अलग अलग मिल सकती है। लगभग हम कह सकते हैं कि 6100 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय की है। औसत ऊंचाई के साथ साथ सबसे लंबी जो श्रेणी है वो महान हिमालय है। लगभग कितने? 2400 किलोमीटर महान हिमालय की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कह रहे हैं, चौड़ाई की बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी? लगभग 6100 मीटर। यहाँ पे ध्यान, 6100 मीटर की बात हो रही है और लंबाई किलोमीटर की बात हो रही है। 2400 किलोमीटर की लंबाई है। महान हिमालय में सबसे बड़ी चीज क्या है कि महान हिमालय, जब भारत की बात अगर करें, थोड़ा सा हम मैप ड्रा कर लेते हैं।
कि अगर भारत में हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय भारत का, कल बताए थे आपको कि हिमालय भारत का सबसे नवीन वलित पर्वत है। वलित का मतलब भी आपको बताया था कि वलित का मतलब क्या होता है, मोड़दार पर्वत। हमारे बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमसे मानचित्र नहीं बनता। जो रिटन या इंटर या फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं उनसे अगर भूगोल साथ लेके चल रहे हैं तो उनसे मानचित्र बनना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, कि जिनकी ड्राइंग अच्छी है, कुछ लोगों का मानना है कि जिनकी ड्राइंग अच्छी है वही मानचित्र अच्छा बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानचित्र का और ड्राइंग का कोई लेना देना नहीं है। मानचित्र अपनी जगह है और ड्राइंग अपनी जगह है। आप लोग करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है जिससे आप लोगों से भी मानचित्र बनना लगेगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय हमने देखा कि जो श्रेणियां थी ट्रांस हिमालय में इस प्रकार से फैली हुई थी। इसी में आपकी थी काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। इसके बाद आती है महान हिमालय। जो महान हिमालय की श्रेणी है पीओके से शुरू होती है और नामचा पर्वत तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है एक तरीके से। नामचा पर्वत के बाद फिर आगे यहाँ अराकानियोमा जो फैला हुआ वो किसका हिस्सा, एक तरीके से महान हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, इसमें कल आपको बताया था कहाँ से हिंदू कुश से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, नामचा पर्वत तक, यानी म्यांमार की नामचा पर्वत श्रेणी तक जाता है। स्पष्ट है। चलिए, अब इसमें कुछ महान हिमालय में कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन श्रेणियों के बारे में सबसे पहले चीज कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। जब आपसे पूछेगा कि महान हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो महान हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी का जो नाम है वो है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, माउंट एवरेस्ट। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हम क्या कह देंगे, माउंट एवरेस्ट। और जब पूछ रहा था ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैसे है, ट्रांस हिमालय हमने कल पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, या उसी का नाम दिया गया था हमने क्या, गाडविन ऑस्टिन, या उसी को हमने कहा था गौरीनंदा। ठीक है, तो वो ट्रांस हिमालय की थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कई बार बच्चे करके आते हैं फिर कहते हैं मेरा तो सही था, गलत कैसे हो गया। तो ट्रांस हिमालय पूछेगा, महान हिमालय पूछेगा, तो दोनों की चोटियां अलग अलग हैं। अब इस ट्रांस हिमालय में कई सारी, महान हिमालय में बहुत सारी चोटियां आएंगी। तो ये सिर्फ महान हिमालय की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक, 8,848 के साथ साथ अभी आपको मिल सकता है कहीं पे 8,848.86, कहीं कहीं आपको मिल सकता है 8,850 मीटर, यानी ये सब किसमें है, मीटर में, माउंट एवरेस्ट। क्लियर है। तो पहले तो ये सारी चीजों को ध्यान से हटाते हैं, सबसे पहले हम ये देखें इसकी श्रेणियां जो हैं किस प्रकार से लगी हुई। इसकी श्रेणियों की शुरुआत होती है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो थी नंगा पर्वत से, जो यहाँ है नंगा पर्वत। कहाँ, ये पीओके में है। एक तरीके से इसकी चोटी देखी जाए तो नंगा पर्वत जो है पीओके में है। इसका नाम क्या है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, नंगा पर्वत। इस पर किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई वनस्पतियां या वनस्पतियों से ढका हुआ नहीं है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत के बाद अगर बात करें तो जो आती है वो आती कामेत। इसके बाद अगर बात करें महान हिमालय के तो यहाँ पे एक चोटी आती है जिसका नाम है कामेत। कामेत, एक उत्तराखंड में 3 चोटियां आएंगी आपकी, थोड़ा सा नेपाल तक जा रहा है, इसको थोड़ा सा रेंज कर देते हैं, छोटी बना लेते हैं, जब दूसरे कलर का यूज करें तो शायद समझे। ठीक, उत्तराखंड के अंदर कितनी चोटियां हैं, 3 चोटियां आएंगी आपकी। इनको क्रम से लगाने के लिए बार बार आपसे पूछेगा तो आपको क्रम से लगाना है। देखिए, एक तो पहले क्या हो गई, नंगा पर्वत, कामेत। कामेत के बाद जो दूसरी चोटी उसका नाम क्या है, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद जो तीसरी चोटी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है नंदा देवी।
क्या नाम है इसका, नंदा देवी। ठीक है, अभी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, पश्चिम से। सबसे पहले नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद कामेत, कामेत के बाद त्रिशूल और त्रिशूल के बाद नंदा देवी। ये महान हिमालय की श्रेणियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, हम ये देख रहे थे कि वीडियो में आ भी रहा है नहीं। ठीक है, इन सारी श्रेणियों के बाद फिर शुरू होगा कहाँ का, नंदा देवी के बाद फिर शुरू हो जाती हैं इसकी श्रेणियां। कहाँ से, इसकी श्रेणियां शुरू हो जाती हैं नेपाल में। नेपाल में इसकी श्रेणी पहले का नाम है अन्नपूर्णा। ठीक, इनको क्रम से इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि ये एक क्रम से कई बार क्वेश्चनों में पूछ सका है कि पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, इनके बारे में बताइए। इनके बारे में इसके साथ साथ ऊंचाई के साथ भी पूछ लेता है कई बार कि ऊंचाई, अभी हम आपको वो भी बताने वाले हैं कि ऊंचाई के साथ साथ किस प्रकार से हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद आ जाती है धौलाधार। धौलाधार, और इसी पे आ जाती है आपकी धौलाधार। ठीक, अन्नपूर्णा और धौलाधार। ठीक, मकालू और माउंट एवरेस्ट, दो और जो बचते हैं, एक का नाम हो जाता है मकालू और इधर हो जाती है माउंट एवरेस्ट। देखिए, इधर देखने पहले नंगा पर्वत, फिर कामेत, फिर त्रिशूल, फिर नंदा देवी, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलाधार, फिर मकालू, और मकालू के बाद फिर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ सिक्किम में एक चोटी आएगी जिसका नाम है कंचनजंगा। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंचनजंगा ये कहाँ है, सिक्किम में है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कहेंगे सर कल आपने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो तो K2 या गाडविन आस्टीन है। तो हम आपको कल ये भी बताए थे कि जो K2 या जो गाडविन आस्टीन चोटी है एक्चुअल में कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर पर। ये है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन भारत के पास नहीं, इस समय उस पर किसने कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने कब्जा किया। अगर कहा जाएगा कि निर्विवाद रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, कंचनजंगा। कहाँ पे है, सिक्किम में। ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंचनजंगा के बाद अगर महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय में एक चोटी और यहाँ पे रहती है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश कर, जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ठीक है, अब इसमें चाहे पश्चिम से पूरब पूछे चाहे पूरब से पश्चिम, अगर पूछता है कि पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए तो आप कहेंगे नामचा बरवा होता है। नामचा बरवा के बाद आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद आपकी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद कामेत, और कामेत के बाद आपकी नंगा पर्वत। यहाँ से पूछता है तो आप बता देंगे कि नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। फिर नेपाल में आ जाएंगे आपके अन्नपूर्णा, धौलाधार, धौलाधार के बाद आपके मकालू और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद आपकी नामचा बरवा श्रेणी। अब इसमें देखिए जानने वाली बात कौन सी है, इसमें जानने वाली बात यह है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागरमाथा। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सागरमाथा। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं, इसको सागरमाथा बोलते हैं। तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमालुंगमा। तिब्बत में क्या बोलते हैं, बात करें तिब्बत की तो तिब्बत में बोलते हैं चोमालुंगमा। ये एक तिब्बती भाषा है, चोमालुंगमा। ठीक है, जिसका एक तरीके शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ की देवी, जिसको कहा जाता है, या ब्रह्मांड की देवी, या बर्फ की देवी कह सकते हैं, ब्रह्मांड की देवी चोमालुंगमा को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागरमाथा के नाम से जानते हैं, या नेपाल तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो चोमालुंगमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है, चलिए क्लियर। बात दूसरी, पहली बात ये क्या है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा।
कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। ऊंचाई कितनी है? 8,598। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की भारत की अगर देखा जाए तो भारत की निर्विवाद रूप से दूसरी पहली सबसे ऊंची चोटी 8,598 मीटर। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी मकालू आ जाती है। ठीक है, मकालू के बाद इस प्रकार से क्रम में, जैसे मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, मंसालू हो गया, फिर नंगा पर्वत हो गया। लेकिन आपको कुछ जो केटू बताए थे, तो केटू की ऊंचाई कितनी थी? 8,611। माउंट एवरेस्ट की कितनी हो गई? 8,848। इसकी कितनी हो गई? 8,598। ये क्या है? ये मुख्य रूप से महान हिमालय में पाई जाने वाली कुछ श्रेणियां थी, जिनके बारे में पश्चिम से पूर्व, पूरब से पश्चिम के बारे में आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जिसको आपको याद करके ही रखना है। इसके बाद हम बात करें किसकी? इधर अगर बात करें किसकी? नंदा देवी की। ठीक, यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं महान हिमालय में, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री कहाँ पाया गया? महान हिमालय में ही, यहीं पे, जिससे यमुना नदी निकली है। इसके बाद आपका कौन सा पाया गया? गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री नदी से आपको पता है कौन सी नदी निकली हुई है? अलकनंदा नदी निकली हुई है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद के बाद बात करें किसकी? चोराबारी। गंगोत्री हिमनद से सॉरी भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं, तो वहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकली हुई, तो गंगा गंगोत्री से नहीं निकली, गंगोत्री हिमनद से निकली हुई है भागीरथी नदी। और आगे संतोपत हिमानी में आती है, इसी में संतोपत रहेगा। तो संतोपत जो हिमानी है, जो संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर क्या करते हैं? देवप्रयाग, यानी उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, दोनों जाके मिल जाते हैं, जहां से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक पड़ता है गोसाई धाम हिमनद और जेमू हिमनद। गोसाई धाम हिमनद जो है नेपाल में पड़ता है, जिससे आपकी कोसी नदी निकलती है। ठीक है, और जो जेमू हिमनद है, जेमू हिमनद आपका कहाँ पड़ता है? जेमू हिमनद यहाँ से भूटान और इसके बीच में पड़ता है, जिससे तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तीस्ता नदी जेमू हिमनद से निकल कर आती है। तो ये प्रमुख हिमनद है जो आपके महान हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में है? तो महान में है। गंगोत्री हिमनद के साथ साथ आपसे यमुनोत्री पूछ सकता है, गोसाईनाथ पूछ सकता है, जेमू पूछ सकता है, जेमू के साथ साथ आपसे चोराबारी पूछ सकता है। चोराबारी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकली है, जो गंगा की ही सहायक नदी है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, एक तरीके से तो ये क्या हो गए? इसके कुछ महान हिमालय के कुछ वो हो गए, पार्ट हो गए महान हिमालय के। ठीक है, अब महान हिमालय के बाद हम बात करेंगे किसकी? लघु हिमालय की। ठीक, ये तो हो गई महान हिमालय की कुछ श्रेणियां, जिसको आप चाहें तो एक उसमें नोट कर सकते हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की हो। अब महान हिमालय के बाद बात करेंगे हम किसकी? लघु हिमालय की, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये हिमालय का तीसरा पार्ट है, नाम है लघु हिमालय। ठीक, लघु हिमालय या इसी को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसको निम्न हिमालय भी कहते हैं। लेकिन इसकी कमी क्या है? इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो ये हिमालय है ये थोड़ा टुकड़ों में बना हुआ है। जैसे ये एक प्रकार से क्रमबद्ध है, ये क्रमबद्ध नहीं है, ये छोटे छोटे इस प्रकार से टुकड़ों में फैला हुआ है। ठीक, ये हिमालय है, यानी जो लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय है, ये टुकड़ों में बना हुआ है। एक लाइन से कहा जाए कि एक लाइन से जिस प्रकार से ये बने हुए, तो क्रमबद्ध तरीके से नहीं। इसकी वजह क्या है कि जो मध्य हिमालय से जो भी नदियां निकली हुई हैं, उसने इसको क्या कर दिया? जगह जगह से काट दिया, तो जैसे जगह जगह से कटा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो इस हिमालय को अलग अलग उसमें अलग अलग श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के पास, तो जम्मू कश्मीर के बाद जो है इसे कहते हैं पीर पंजाल। इसे क्या कहते हैं? पीर पंजाल। देखिए, कुछ विद्वान जो माना है तो उन्हें कहते हैं कि लघु हिमालय का जो भाग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, इसे क्या कहते हैं? इसे पीर पंजाल कहते हैं। ठीक है, पीर पंजाल के साथ साथ जो यहाँ पे श्रेणी पाई जाएगी, उसका नाम दिया गया है धौलाधर। ठीक, उसका नाम क्या दिया गया है? धौलाधर। जो यहाँ पे हिमाचल में पाया जाएगा,
ये धौलाधर नहीं है, इसको धौलागिरी कर लीजिएगा। ये धौलागिरी है। जो यहाँ पे जो हिमालय, लघु हिमालय पाया जाता है, इसका नाम क्या है? धौलाधर। ठीक, धौलाधर। अब देखिए यहाँ से गैस हो गया एक तरीके से, धौलाधर हो गया। धौलाधर के बाद जो हिमालय पाया जाता है नागटिब्बा उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। ये तो हिमाचल प्रदेश में हो गया। धौलाधर कहाँ हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। जो उत्तराखंड में जो हिमालय की श्रेणी पाई जाती है उसका नाम क्या है उत्तराखंड वाले का? नागटिब्बा। नागटिब्बा, नागटिब्बा कहा जाता है। कहाँ के? जो आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है नागटिब्बा। यह है देखिए लघु हिमालय के भाग। इनको अलग अलग कटने की वजह से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में उसको पीर पंजाल कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में उसको धौलाधर कहा जा रहा है, और इसमें उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा कहा जा रहा है, और नेपाल में इसको क्या कहा जाएगा? नेपाल में इसको महाभारत कहा जाता है। ठीक है, जो नेपाल में जो आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? महाभारत। 4 हो गए। ठीक, एक तरीके से पाया कहां तक जाता है? ये पाया जाता है यहाँ सिक्किम के दार्जिलिंग तक, और सिक्किम के दार्जिलिंग में ये महान हिमालय से मिल जाता है। जो लघु हिमालय है ये टोटल जाके सिक्किम के दार्जिलिंग में क्या होता है? इससे मिल जाता है। तो ये कितने भागों में? 1 2 3 4। यानी जो जम्मू कश्मीर में उसको पीर पंजाल श्रेणी कहा गया, जो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में उसको धौलाधर, जो उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा, और जो आपका नेपाल में कहा, नेपाल में इसका नाम क्या है? नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लघु हिमालय की। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीर पंजाल, इसी की बात कर रहे थे ना, कि कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, पीर पंजाल के बाद आ जाता है आपका धौलाधर। धौलाधर कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर के बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? नागटिब्बा। ठीक, नागटिब्बा आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है, और नागटिब्बा के बाद आ जाएगा महाभारत। महाभारत आपका कहाँ है? वो नेपाल में। ठीक, ये 4 जगहों से इसको अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से इनको जाना जाता है। ये किसके भाग? लघु हिमालय के ही, या इसी को हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय, या इसी को हम क्या कहते हैं? निम्न हिमालय भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब इन हिमालयों के बीच में घाटियां भी अलग अलग हैं। ठीक है, कि अलग अलग हिमालय के बीच में जो ये इस प्रकार से घाटियां बनी हुई हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 1 घाटी, फिर 2 घाटी, फिर 3 घाटी, और इस प्रकार से यहाँ पे एक घाटी बन जाएगी। ठीक, तो जो पीर पंजाल श्रेणी में घाटी, इस घाटी का नाम क्या है? इस घाटी का नाम है, जो पीर पंजाल श्रेणी में घाटी होती है, इस घाटी का नाम है झेलम घाटी। ठीक, यहाँ पे जो घाटी है जिस पीर पंजाल में पाई जाती है, इसका नाम पीर पंजाल में जो घाटी पाई जाती है उसका क्या है? उसका झेलम नहीं, उसका नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। और कौन सी नदी ने इस घाटी का निर्माण किया है? इसका निर्माण किया है झेलम नदी ने। ठीक, पीर पंजाल में। पीर पंजाल के बाद बात करें किसकी? धौलाधर की। ठीक है, तो धौलाधर में जो घाटी पाई जाती है उसका नाम क्या है? कुल्लू। कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा ना? कुल्लू कांगड़ा घाटी, इसका नाम क्या है? कुल्लू कांगड़ा। कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर की श्रेणी में कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी की बात करें अगर, तो यहाँ पे धौलाधर और नागटिब्बा के बीच में जो उत्तराखंड में पाई जाएगी उसका नाम क्या है? मसूरी। मसूरी घाटी, जिसका निर्माण किसने किया? यमुनोत्री ने। ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा की अगर बात करें तो इसका निर्माण किया है व्यास नदी ने। इसका निर्माण किसने किया है? व्यास नदी ने। तो दूसरे उससे करें तब समझ में आएगा। ये किसका? झेलम नदी। इसका किसने? व्यास नदी। इसका किसने? यमुना। ठीक, अब अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत में जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? काठमांडू घाटी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है काठमांडू घाटी, और इसका निर्माण किया बागमती नदी ने। काठमांडू, जो वहां की राजधानी भी है, काठमांडू घाटी, जिसका निर्माण किया है किसने? बागमती नदी ने।
नदी का नाम क्या है? बागमती। ठीक, जो महाभारत और इसके बीच में है, नागटिब्बा के बीच में एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे जो घाटी पाई जाएगी उसका नाम क्या है? काठमांडू घाटी। आशा करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात कर रहे थे। 4 भागों में बटा हुआ पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद नागटिग्गा, नागटिग्गा के बाद महाभारत। नेपाल इसको क्या बोलते हैं? महाभारत। और नेपाल के आगे सिक्किम के पास ये पश्चिम बंगाल में यानी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, घूमने की जगह, जहाँ पे चाय की खेती के लिए दार्जिलिंग जाना जाता है। वहां पे जाके किससे मिल जाती है? महान हिमालय से मिल जाती है। ठीक, इसमें कुछ घाटियां बनती हैं जो जम्मू कश्मीर में है, जैसे कश्मीर घाटी निर्माण किसने किया? झेलम नदी ने। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में जो है उसे कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं, जिसका निर्माण किसने किया? व्यास नदी ने। धौलाधार और नागटिब्बा के बीच में जो घाटी जिसे क्या कहते हैं? मसूरी घाटी कहते हैं, जिसका निर्माण किसने किया? यमुना नदी ने। और नागटिब्बा और महाभारत के बीच में जो है उसका निर्माण क्या है? काठमांडू घाटी। और किसने किया? बागमती नदी ने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ समतल मैदान पाया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो यही एक हिमालय है, लघु हिमालय है, जो घूमने के लिए, पर्यटन के लिए सबसे अच्छी जगह है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके हम देखते हैं कि इसको आप लोग नोट कर भी लिए होंगे, इसको एक बार देखते हैं हम। बस इतना काफी है हमारे लिए। देखिए, शुरू में हमने क्या बताया था कि जो शुरू में ऊपर जो है उसका नाम क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो श्रेणी आई थी उसका नाम क्या था? महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय के बाद जो श्रेणी आई उसको हमने कहा कि बटी हुई है। पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद आपकी वो दिख नहीं रहा, इससे करते हैं। ठीक है, पहले पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद आपकी जो तीसरी घाटी थी उसका नाम था नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद फिर आपकी आ गई महाभारत, और ये दार्जिलिंग के पास इससे मिल गई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में कुछ मैदान पाया जाता है जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनको पश्चिम में अलग नाम से और पूरब में अलग नाम से जाना जाता है। जिनको जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इसका नाम है मर्ग, यानी घास के मैदान या समतल मैदान पाया जाता है, तो इसे पीर पंजाल या कश्मीर घाटी में मर्ग के नाम से जाना जाता है। मर्ग यानी जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, और वहीं उत्तराखंड में इसको जानते हैं बुग्याल के नाम से। क्या बोलते हैं? बुग्याल। ये भी क्या है? घास के मैदान है, एक तरीके से मैदानी क्षेत्र है बुग्याल। अभी यहाँ बात दून की नहीं हो रही, ये जो आपका लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो पाया जाता है, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो पाए जाते हैं, मर्ग और बुग्याल कहते हैं। यानी पश्चिम में जो मैदानी क्षेत्र है उनको मर्ग कहा जाता है, और जो पूरब की तरफ उत्तराखंड में उनको बुग्याल कहा जाता है। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र अगर आप देखेंगे, पर्यटन वाले ज्यादातर क्षेत्र इसी बीच में स्थित हैं, जिनको हिल स्टेशन या कुछ भी कहा जा सकता है, ज्यादातर क्षेत्र इसी में ही स्थित हैं, दोनों के बीच में ही। अब लास्ट का आपका जो बचता है वो बचता है आपका शिवालिक। जो इसका चौथा भाग है उसे हम क्या कहेंगे? शिवालिक। जो शिवालिक श्रेणी है, एक तरीके से इसको देखा जाए तो पहले मध्य तक तो ठीक आती है, इसके बाद बीच में गायब हो जाती है, और इसके बाद सीधा कहाँ नजर आती है? अरुणाचल प्रदेश में नजर आती है। इसके बाद इसकी श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार से होते यहाँ नजर आती है। शिवालिक जो है सबसे कम वलित है और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक जो है इसमें बहुत सारे मछलियों के, चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे जो पहले ही बताया था कि जिस जगह हिमालय वहां पे कौन सा सागर था? वहां पे टेथिस सागर था, टेथिस नाम का सागर लहराता था। क्लियर है? तो शिवालिक की बात हो रही थी। ठीक है, शिवालिक पाकिस्तान के पोटवार से लेके वहां तक है, कोसी नदी तक। यहाँ पाकिस्तान का एक पोटवार पठार है, यहां से शुरू होता है शिवालिक श्रेणी, और यहाँ बिहार के कोसी नदी तक है। इसके बाद ये बीच में विलुप्त है और फिर यहाँ पे आपको नजर आता है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई किसकी? शिवालिक की। ठीक है,
शिवालिक की बात करें तो इसमें कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक। जैसे जम्मू कश्मीर में बात करें तो इसको भी जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी कहा जाता है, ठीक। जम्मू कश्मीर, जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि लघु हिमालय को अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, ऐसे शिवालिक को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको शिवालिक बोलते हैं, और उत्तराखंड और बात करें किसकी, नेपाल की, तो नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, तो नेपाल में इसको बोलते हैं चुरिया मुरिया, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसको जम्मू बोलते हैं, जम्मू पहाड़ी, ठीक है। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको बोलते हैं चुरिया मुरिया। क्लियर है, चुरिया मुरिया, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक को चुरिया। यही चीजें आपको याद रखनी जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है कि शिवालिक श्रेणी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो शिवालिक श्रेणी को नेपाल में चुरिया मुरिया बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसको शिवालिक बोलते हैं, दोनों जगह। शिवालिक कहाँ बोलते हैं इसको, शिवालिक बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, यानी दोनों जगह पे इसको शिवालिक बोलते हैं। जम्मू में इसको, जम्मू कश्मीर इसको जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इसके बाद कोसी के बाद फिर ये कहाँ नजर आता है, कोसी के बाद ये सीधा नजर आता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, अबोर और डाफला है, फिर यहाँ पे है, फिर अबोर है, अबोर के बाद लास्ट में कौन सी है, मिसमी है। 4 पहाड़ियां छोटे छोटे मतलब कटाव क्षेत्र में इस प्रकार से पाई जाती है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखना। कौन कौन सी, एक क्रम में लिख लीजिए, इनका भी पूछता है। तो सबसे पहले पाई जाएगी डाफला, डाफला के बाद पाई जाएगी मीरी, मीरी के बाद पाई जाएगी अबोर, अबोर के बाद जो पाई जाएगी मिसमी, ठीक है। वैसे हिमाचल की सबसे पश्चिमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में एक और पाई जाती हैं जिनका नाम है पटकोई बुम। क्या नाम है, पटकोई बुम। जो सबसे पश्चिमी पहाड़ियां हैं, पश्चिमी पहाड़ियों के नाम से किनको जाना जाता है, पटकोई बुम को जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इनको ऐसा नहीं कि यहाँ से खत्म हो जाती हैं, इनको अलग अलग अगर देखा जाए तो यहीं पे अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में हिमाचल की, हिमालय की श्रेणी को कहा जाता है नागा पहाड़ी, ठीक। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मिजोरम में भी है जिसे हम कहते हैं मिजो पहाड़ी, ठीक, मिजो पहाड़ियां। तो इस चीज को आपको याद रखना, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं है। मणिपुर में है, मणिपुर में इसको बोलते हैं लैमा टोल की पहाड़ियां, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, लैमा टोल। मणिपुर में इसको बोलते हैं लैमा टोल। कहाँ पे, मणिपुर में। मिजो कहाँ है, मिजोरम में। नागा कहाँ है, नागालैंड में, नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब नागालैंड जो है सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है नागालैंड।